इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी? पीडीएफ मिल गई थी सभी को? एक बार मुझे बता दीजिए प्लीज। मैंने पीडीएफ सेंड की थी। लोमन कुमार जी, गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप? आज काफी टाइम बाद, मे बी हाँ 3 डेज बाद आपकी क्लास हो रही है, संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आज। ओके, मिस अफरीन जी गुड इवनिंग, अंजलि जी गुड इवनिंग, पूजा जी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ज्वाइन हो जाइए प्लीज सभी क्लास में। और आज हम मेथड्स बोलो या फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च बोलो, आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको कंप्लीट करवा दूं टाइप्स ऑफ रिसर्च। फिर कल हम करेंगे वर्कशॉप, सेमिनार और ये वाले टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट सैम्पलिंग करेंगे, फिर उसके बाद रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। मैम मेरी अभी कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर मेरी एपी क्या लिखा मुझे समझ नहीं आया। गई मैम, उसका सिलेक्शन हो गया। एपी मतलब मैम मेरी APPI मतलब अपी समझ नहीं आया। मिस अफरीन मुझे क्या बोला आपने? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। मैम आपकी तबीयत ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि अब से मेरी क्लास जो है वो वेडनेसडे टू सैटरडे ही होगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मेरी क्लास 4 डेज ही हुआ करेगी। और मीन्स सर ने इसी तरह से डिवाइड किया है कि मंजू मैम की क्लास, मेरी क्लास और सर की क्लास, तो उस वजह से सर ने डिवाइड किया, तो मेरी क्लास 4 डेज ही होगी। वैसे मेरा ये है कि मैं चाहती तो थी आपको कि मैं पूरे 6 डेज आपको पढ़ाऊं, क्योंकि 4 डेज में कवर नहीं हो पाता सिलेबस। बट मुझे कवर करना ही पड़ेगा। हाँ जी, अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक है काफी पहले से, इसीलिए क्लास नहीं हो पा रही थी। और बहन, अपनी बहन, अच्छा बहन, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको तो उनसे काफी एक्सपीरियंस मिलेगा सीखने के लिए भी, आपको भी वो गाइड करेंगे। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट पे जाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। उन्हें बहुत मेहनत किया मैम, आफ्टर शादी के बाद बच्चा और बूढ़े होते हुए भी आज वो इतने बड़े पोस्ट पर हो। ओह हाँ, ये तो शादी के बाद, हाँ मैं समझ सकती हूँ, शादी के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर आपकी अपनी ही लाइफ नहीं होती, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। वही है ना, हार्ड वर्क पे करता है, डेफिनेटली पे करता है, आज नहीं तो कल। टेंशन बढ़ गई है। कोई बात नहीं। गुंजा, क्या नाम है आपका? गुंजा। टेंशन मत लो, टेंशन से देखो कुछ भी नहीं होता है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। एक जगह टेंशन, एक जगह पढ़ाई, तो पढ़ाई कर लो। ठीक है, टेंशन को रहने दो। टेंशन नहीं लेनी प्लीज किसी भी बात की। ठीक है, करें फिर क्लास स्टार्ट। आई एम मैरिड। हाँ, तो जो जो मैरिड है उनको पता होगा कि क्या सिचुएशन होती है, बिकॉज बच्चे हैं, फैमिली है, काफी चीजें हैं। अभी सिंगल है तो मजे से कर लो जो भी करना है आपको, है ना। थैंक यू। यार मैं तो मोटिवेट हो गई पूरा मेरी बहन को देखे। हाँ जी, सच में, तो आप भी उनसे मोटिवेट हो जाओ। ठीक है। देख लो, शादी आफ्टर मैरिज, बच्चा और काफी चीजों को देखते हुए भी आज वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं। इट मीन्स कि उन्होंने हार्ड वर्क किया है और हार्ड वर्क ने पे किया है। ठीक है, ओके, करते क्लास को स्टार्ट। कहाँ बने वो असिस्टेंट प्रोफेसर? मिस अफरीन, कौन सी स्टेट में हुआ है उनका सिलेक्शन? कौन सी स्टेट में है? कमीशन क्वालिफाइड किया था उन्होंने? कमीशन और इंटरव्यू की डायरेक्ट वो नेट के बाद बने हैं? कमीशन और इंटरव्यू क्वालिफाइड किया था क्या? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। मिस अफरीन बताओ, कमीशन क्वालिफाइड किया था उन्होंने? कमीशन और इंटर की ओनली इंटरव्यू क्वालिफाइड किया था? मेरा नंबर ग्रुप में ऐड करना था। ग्रुप में मैं भी नहीं हूँ किसी भी ग्रुप में, बस फिलर फॉर्म का जो पेपर 1 का ग्रुप है, इस पे फिलर फॉर्म के ऐप पर जो हमारे पास शो होता है उसी में ही है। नेताजी सुभाष कॉलेज आफ्टर बीएड एमएड झारखंड। बीएड एमएड मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने फिर बीएड एमएड करके? नेट क्वालिफाइड की तो नेट तो
एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट तो होना ही चाहिए, नेट या पीएचडी होना ही चाहिए। दिल्ली में सुभाष चंद्र कॉलेज, एक मिनट मैम, नेट भी किया, ओके, नेट भी किया, ओके, बीएड की, एमएड की, नेट भी किया, और आफ्टर दैट कमीशन भी क्वालिफाइड किया कि इंटरव्यू के बेस पे हुआ उनका? मैम पीएचडी में एडमिशन ले लेना, ठीक है, ठीक है अभी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, पीएचडी में एडमिशन लो, स्कॉलरशिप लगेगी, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करो, कम से कम आपका ये तो हो जाएगा कि हाँ आपके पास से डेली की इनकम आएगी, मीन्स मंथली इनकम आएगी आपके पास से। पीएचडी में एडमिशन लेना तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको मिलती है तो लो, डेफिनेटली लो, इंटरव्यू के बेस्ड पे हुआ है मैम, ओके ओके। हाँ तो हाँ, दिल्ली में तो अगर तो दिल्ली या कहाँ बोला आपने, झारखंड बोला, कमीशन नहीं होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, करें अब स्टार्ट आज का सेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, मेरी तरफ से भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं अभी। ये हमारा हो गया था, क्वालिटेटिव हमारा हो गया है, ओके, ये हमारा सारा हो गया था, हमारा हो गया था को रिलेशन रिसर्च डिजाइन तक, ठीक है, जहां पे क्या होता था कि दो वेरिएबल्स के बीच हम क्या देखते थे, रिलेशनशिप को देखते थे, ओके जी। अब इसके बाद हमने स्टार्ट करना है आपका, ये हमारा हो गया था, और रिसर्च कोरिलेशन वाला कौन कौन सा था, पॉजिटिव बोथ आर सेम डायरेक्शन, और नेगेटिव बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड आपका जीरो में मीन्स नो कोरिलेशन, ओके जी। वेट करो, मैं एक बार फोन पे भी ज्वाइन कर लूं। एक्चुअली ना अभी मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि 4 डेज में आप लोगों की क्लास लेना और सिलेबस कंप्लीट करवाना, मैं सोच रही थी कि पीवाईक्यूज भी करवाने थे, मुझे थोड़ा सा ये काफी चीजें करवानी थी। हाँ अभी तो फिलर फॉर्म की भी बुक आ गई है ना, तो आप लोग प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहना, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम होता या मुझे क्लासेस दी जाती तो मैं डेफिनेटली आपको करवाती, बट अभी अपनी तरफ से मेहनत करो, ठीक है। अभी तो सिलेबस ही पॉसिबल है कि मैं सिलेबस ही कंप्लीट करवा पाऊंगी आपसे, मीन्स अक्टूबर तक, उसके बाद तो होने ही है ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद करवाऊंगी। एंड थैंक यू फॉर योर मोटिवेशंस, कल काफी बच्चों के मैसेज आए थे, काफी आप लोगों के मैसेज आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने मैसेज देखे। ललिता राणा जी है मे बी, और प्रियंका जी है, ठीक है, उन्होंने मैसेज किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप लोगों की ही मोटिवेशन होती है जिस वजह से हम और ज्यादा आप लोगों को पढ़ा पाते हैं, ओके ओके जी, करते क्लास को स्टार्ट। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, प्लीज सभी थम्स अप दे दो। हमारा चल रहा है जी यूनिट सेकंड आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, और रिसर्च एप्टीट्यूड में आप टाइप्स ऑफ रिसर्च बोल लो या फिर मेथड ऑफ रिसर्च बोल लो, जिसके हम काफी चीजें कवर कर चुके हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेथड बोलो या फिर टाइप्स बोलो, ओके। और जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्लीज देख लेना, रिकॉर्डेड क्लास को देख लेना, ठीक है। कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट है, यूनिट 4 आपका विद पीडीएफ, और रिकॉर्डेड क्लास देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है। यूनिट 1 आपका कंप्लीट है, टीचिंग एप्टीट्यूड विद पीडीएफ ऑल्सो, ठीक है, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, मीन्स कि जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, पेड जिन्होंने किया होगा, ठीक है, पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको। और अभी हमने स्टार्ट किया आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि मैं कोशिश करूंगी कि हाँ हमारा मिड अक्टूबर से पहले रिसर्च एप्टीट्यूड भी कंप्लीट हो जाए, ओके जी। लेकिन कब थी, क्या हुआ मैम, कल क्लास थी नहीं, तीन ही क्लास, 3 दिन हो गए क्लास, संडे मंडे ट्यूसडे नो क्लास। मेरी क्लास की जो टाइमिंग है वो होगी आपकी वेडनेसडे टू सैटरडे ही है, बाकी देखते हैं अगर सर ने कभी बीच में एक आधी बार मुझे बोल दिया क्लास लेने के लिए तो फिर शेड्यूल से लग जाएगा, आप लोगों को पता। जो पेपर 1 की क्लास की टाइमिंग है बोला है आपको 7 PM 4 PM एंड आपका 9 PM फ्री रहना है, ठीक है।
ये 3 टाइम है पेपर 1 के। 9 पीएम वाली आपकी यूट्यूब की है, जो आपकी बिल्कुल फ्री क्लास होती है, और 7 पीएम एंड 4 पीएम आपकी पेड क्लास है, ठीक है। अब प्लीज सभी थम्स अप दो, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। ओके, कितनी यूनिट हो गई है मैम बता दिया। यूनिट आपका यूनिट 4, यूनिट 1 एंड यूनिट सेकेंड चल रही है अभी, मीन्स आप ये रखो कि थर्ड यूनिट चल रही है अभी, और 5 यूनिट है मेरे पास। थर्ड चल रही है, इसके बाद हमारा चलेगा पीपल एंड इन्वायरमेंट, और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। 5 यूनिट है मेरे पास जो मुझे आपको कवर करवानी है। ओके, मुझे तो प्रियंका जी, मैं आपकी क्लास लूं, मैं ले लूं, बट सर से बात करो, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी क्लास 7 के 7 डेज ले सकती हूँ, मंडे टू आप लोगों का संडे तक, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप लोगों को कंटेंट दे सकूं, जितना ज्यादा आप लोगों को बता सकूं, पढ़ा सकूं, मेरे लिए भी बेटर है और आप लोगों के लिए भी बेटर है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। फिर सभी थम्स अप दे दो प्लीज एक बार। और संडे की क्लास के लिए जीतू सर से बोल दिया करो, ठीक है, तभी उनके अकॉर्डिंग ही हमारे क्लास के शेड्यूल होते हैं। वो जिस तरह से बोलते हैं हमें उसी तरह से क्लासेस लेनी होती है, हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। ओके जी, ठीक है। अभी करते हैं स्टार्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ये बताओ मुझे कि ये क्वालिटेटिव नेचर है कि आपका क्वांटिटेटिव में आएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है? सभी प्लीज रिप्लाई करेंगे। क्वालिटेटिव भी हम कर चुके हैं और क्वांटिटेटिव भी मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं, डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव बताया था, क्वांटी क्वांटी। ओके, सिर्फ ओनली दो ही आप लोगों को ही पता है क्या? तो सब लोग मिलके जीतू सर को बोलते हैं। हाँ, बात करो उनसे कि संडे की क्लास के लिए, और जैसा भी आप लोगों को लगता है, ठीक है। क्वांटी क्वांटी, वेरी गुड मैम, 5 मिनट दे दीजिएगा प्लीज। एंड ऑफ क्लास कौन है ये? सुनीता पाल जी, ठीक है सुनीता पाल जी। वैसे मैंने 10 मिनट लिए हैं, मे बी आप ज्वाइन क्लास आपने लेट ज्वाइन की है क्लास आपने ना। 10 मिनट थी अभी तक, हमने 10 मिनट में काफी कुछ डिस्कस किया है। ओके, पीडीएफ भी मैंने सेंड कर दी थी कल, सभी को चेक कर लेना एक बार, ठीक है। जिनको नहीं मिली सिर्फ वही मुझे मैसेज करेंगे, बट एंड ऑफ मतलब क्लास जब खत्म होने वाली होगी उससे 5 मिनट पहले, ठीक है। कर लेना अपने आप से मैसेज। करते हैं फिर स्टार्ट टॉपिक आज का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये रखो, जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्स पोस्ट फैक्टो है, ये ना एनटी वालों का फेवरेट है। यहाँ से कुछ यहाँ से मीन्स वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है, ऑल्सो नोन एज ट्रू एक्सपेरिमेंटल भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। स्टार लगा दे रही हूँ यहाँ पे। एम्स टू मेजर द इफेक्ट ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। अब देखो, यूजिंग द कौन सा मेथड बोल रहा है? साइंटिफिक। तो आपको पता है जहां पे साइंटिफिक बात की होगी, ऑब्वियसली वो कौन सा नेचर हो जाएगा आपका? क्वांटिटेटिव नेचर हो जाएगा। क्लियर है जी सभी को? और ये क्या बोल रहा है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताता है हमेशा, कॉज एंड इफेक्ट। और अगर हिंदी में हम देखें यहाँ पे, प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन, प्रायोगिक अनुसंधान जिसे वास्तविक प्रयोग के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके एक या अधिक आश्रित चरों पर एक या अधिक स्वतंत्र चरों के प्रभाव को माना जाता है। यह निर्भर चर पर इसके प्रभावों को, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र चर में हेर फेर करके किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? मैनुपुलेशन होती है। मैनुपुलेशन यहाँ पे होगी आप लोगों की। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनुपुलेट किया जाएगा। बताती हूँ कैसे। प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन में परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रक्रियाओं का एक सेट आयोजित करना शामिल है। गैर यादृच्छिक मानदंडों का उपयोग करके समूह को सौंपे जाने के बजाय प्रायोगिक अनुसंधान के भीतर विषय यादृच्छिक से समूहों को सौंपे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो खाली स्लाइड ले ली जाए इसके लिए। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है आप लोगों का ये। एक मिनट, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। इजी वे में बताऊंगी बिल्कुल। अब देखो, जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है या सिर्फ इंडिपेंडेंट, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरी, हाँ जी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताती हूँ कॉज एंड इफेक्ट कैसे होगा ये। वेरी गुड, अनामिका जी ने पूरा वो बता दिया, क्वांटिटेटिव रिसर्च। बस 2 मिनट का कंसेप्ट है, जल्दी से सीखेंगे प्लीज, सभी ध्यान देंगे, कोई भी एक्स्ट्रा बातचीत ना करे यहाँ पर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च
अगर हम इसकी बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेट होंगे वेरिएबल। सेकेंड थिंग यहाँ पे रैंडमलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है? और इसको और क्या बोला जाता है, अगर इसका और एक नेम देना हो, कॉज एंड आपका इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी इसको बोला जाता है, और कॉजल रिसर्च भी इसको बोला जाता है। और यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल को कंट्रोल भी किया जाता है, कंट्रोल भी किया जाता है यहाँ पर वेरिएबल को। क्लियर है? अब देखो रैंडमलाइजेशन होगा यहाँ पे, रैंडम ये पढ़ेंगे हम। रैंडम का क्या मतलब होता है कि मान लो एक बॉक्स है और वहां से कोई भी पर्ची आपने उठा ली रैंडमली, ऐसा नहीं है कि हाँ आप बाइजनेस यहाँ पे यूज नहीं होगा, और बहुत बार मैंने बताया भी कहीं ना कहीं आपको रैंडम और नॉन रैंडम क्या होता है। ठीक है, रैंडमली आपने कोई चीज उठा ली, रैंडमली आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया, मीन्स यहाँ पे बाइजनेस नहीं होगा। और आपको पता है जहाँ पे बाइजनेस नहीं होता वो क्या होता है आपका, वो आपका एक तरह से साइंटिफिक होता है, मीन्स वो अच्छी रिसर्च मानी जाती है, या फिर वो अच्छा संकेत है कि बाइजनेस नहीं हो रहा तो मीन्स की बेटर है, पक्षपात नहीं हो रहा तो बेटर है, मीन्स की वो क्वांटिटेटिव नेचर हो जाएगा फिर आप लोगों का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना मेनली जो आपके वेरिएबल्स रहने वाले हैं, एक तो रहेगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक रहेगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? और यहाँ पे एक कंट्रोल भी होता है, और कंट्रोल वाला मैंने जो कंट्रोल फैक्टर आप लोगों को बताया था ना, वो वाला कंट्रोल है यहाँ पे, कंट्रोल फैक्टर। जिन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी है ना, वो देख लेना एक बार प्रीवियस क्लास, कंट्रोल फैक्टर वो वाला फैक्टर आएगा। अब देखो अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है बारिश, ठीक है, रेन। एग्जाम्पल ये है कॉज, मीन्स इसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल है सपोज आपकी फसल, अगर बारिश होगी तो जो फसल है वो क्या होगी, वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और कंट्रोल फैक्टर हमारा क्या था, सन था। ठीक है, सन था हमारा कंट्रोल फैक्टर। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव मेजर कॉज एंड इफेक्ट मैनिपुलेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा मैनिपुलेट किया जाएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी यहाँ पे। हाँ जी, और यहाँ पर आपका जनरलाइजेशन भी होगा, रैंडमलाइजेशन होगा, कॉजल रिसर्च इसको बोला जाता है, कंट्रोल वेरिएबल होगा, साइंटिफिक होगा। वेरी गुड। और क्या लिखा है आपने, रैंडम हाँ रैंडम, रैंडम, ठीक है। वेरी गुड मोहम्मद जी, ये सारे फीचर जो मोहम्मद जी ने लिखे और जो मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ, ये सारे फीचर आएंगे आपके एक्सपेरिमेंटल में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। अब देखो कॉज क्या था, बारिश, बारिश हुई तो अभी आपकी जो फसल है वो बेटर होगी। अब हमने बात करनी थी यहाँ पे धूप की, कि सन से मीन्स की सन, ठीक है। अगर तो हमने फसल को रखा बिल्कुल अंधेरे में, एक बंद कमरे में, ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि हमने धूप नहीं आने दी उस तक। क्लियर है? हमने सनलाइट नहीं आने दी फसल तक, तो मीन्स हमने क्या किया कि सनलाइट को हमने कंट्रोल करके रखा। क्लियर है? कंट्रोल फैक्टर में पहले भी बता चुकी कि कंट्रोल क्या होता है। अब देखो यहाँ पे और एक बात समझोगे कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सपोज आपका टीचर है। क्लियर है? टीचर मीन्स कॉज। और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सपोज आपका स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट जितना अच्छा पढ़ाएगा उतनी बेटर स्टूडेंट, सॉरी, अब टीचर जितना अच्छा पढ़ाएगा उतनी बेटर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होगी। क्लियर है? तो इफेक्ट किस पे देखा जाता है, हमेशा इफेक्ट देखा जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में। और जो मैनिपुलेट किया जाता है, हमेशा मैनिपुलेट किया जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिर चाहे वो आपका पीएचडी का एग्जाम हो, एंट्रांस एग्जाम हो, फिर चाहे आपका सेट का एग्जाम हो, फिर चाहे आपका ये नेट का एग्जाम हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैनिपुलेट किया जाता है वो इंडिपेंडेंट मीन्स की जो हेर फेर करना, मीन्स जो मैनिपुलेट किया जाता है या चेंजेस लाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लाए जाते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो हमेशा मैनिपुलेशन होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लिख लो मेरी इस बात को, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है किसी भी तरह से। क्लियर है? और यहाँ पर हाइपोथेसिस मेकिंग भी क्वेश्चन बना सकता है, बल्कि यहाँ पे हाइपोथेसिस मेकिंग नहीं होता है, यहाँ पे हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, और यहाँ पे जनरलाइजेबिलिटी भी होती है। क्लियर है? रेन डिपेंडेंट डिफेंस, क्या लिखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन, और कंट्रोल फैक्टर सन। वेरी गुड। और साथ के साथ वो सारे फीचर्स लिख लेना, रैंडमलाइजेशन का फीचर लिख लेना, और मैनिपुलेशन लिख लेना। और मैनिपुलेशन हमेशा किया जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ये लिख लेना जब नोट्स बनाओगे, बस इतना लिख लेना। क्लियर है? इतना लिख लेना। कंट्रोल भी यहाँ पर होगा, रैंडमलाइजेशन यहाँ पे होगी, कॉज एंड इफेक्ट भी इसको बोला जाएगा, और कॉजल रिसर्च भी इसका ही नेम है। क्लियर है? वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब देखो, अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि
पहले हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल को। अब क्वाजी का क्या मतलब होता है कि ना तो ये फुली एक्सपेरिमेंटल है, क्वाजी का मतलब आप समझते हो ना, जैसे कि मीन्स हाफ, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज को, ना तो ये एक्सपेरिमेंटल ही है ना ही ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। क्लियर है, मीन्स उसके बीच का। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑल्सो एम टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट। ये भी क्या बोल रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो है। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस से हम इसको अलग कर देंगे कि क्वाजी क्या हो जाएगा और एक्सपेरिमेंटल क्या हो जाएगा। मीन्स की एक्सपेरिमेंटल की ये हाफ है, ठीक है, हाफ चीज उसकी ये बता रही है। जुड़वा बहनें हैं, बट जुड़वा बहनों का क्या है, करेक्टरिस्टिक थोड़ा सा अलग है, थोड़े से दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल का आप निमोनिक बनाओगे कि दोनों जुड़वा है, बट उनमें डिफरेंस है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। क्लियर है, अब देखना, दोनों जुड़वा बहन है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपका एक्सपेरिमेंटल भी बताएगा, कॉज एंड इफेक्ट आपका क्वाजी भी बताएगा। एक और रिसर्च आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो, वो भी आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताएगी। जहाँ पे कॉज की बात आएगी, आपको पता होना चाहिए कॉज का मतलब क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। जहाँ पे इफेक्ट की बात आएगी, क्या मतलब हो जाएगा, डिपेंडेंट। ये वाला कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने अच्छा पढ़ाया तो टीचर कॉज है, ठीक है। इसके कारण, टीचर के कारण स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस थी वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बेटर बेटर होती चलेगी। अब मैनिपुलेट क्या होगा कि हमेशा टीचर मैनिपुलेट होगा, क्यों, क्योंकि उसको अपने मेथड, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना उसको सारी चीजें, स्ट्रेटेजीज चेंज करते रहना पड़ेगा। वो हमेशा एक ही मेथड, एक ही स्ट्रेटेजी नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए, आपको एक एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा तो मुझे दूसरा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, वो भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे तीसरा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इट मीन्स की इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हेर फेर करते रहना पड़ता है। क्लियर है जी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिटवीन टू वेरिएबल हो जाएगा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, सही है, ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंटल में भी पढ़ लिया। हाउएवर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्व सब्जेक्ट बीइंग असाइन्ड टू ग्रुप बेस्ड ऑन नॉन रैंडम क्राइटेरिया, ये बात हो जाएगी यहाँ पे। और अगर एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो भाई जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो क्या बोलती थी कि हम तो रैंडमली वेरिएबल्स को चूज करेंगे, बट ये बोलते हैं कि हम नॉन रैंडम करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे बाइजनेस होगा। नॉन रैंडम का क्या मतलब होता है आपका, ऑब्वियसली पक्षपात करेंगे यहाँ पर। क्लियर है, मीन्स कि यहाँ पे फेवरेटिज्म चलेगा कि हाँ। नॉन रैंडम का क्या मतलब है कि जो मुझे पसंद है उस हिसाब से। रैंडमली तो देखो ये हुआ ना, मान लो ये बॉल है एक, और यहाँ पे इतनी सारी पर्चीज है, ठीक है, इतनी सारी पर्चीज है, रेड येलो ब्लू ग्रीन, इतनी सारी, ठीक है, आपने कोई भी चुन ली। रेड मतलब आपका कोई ऐसा नहीं था कि मुझे रेड ही ऑनली चाहिए या मुझे ब्लू ही ऑनली चाहिए या मुझे ग्रीन ही, आपने कोई भी चूज कर ली। नॉन रैंडम का क्या मतलब होगा, रेड येलो ग्रीन है तो आपने पहले ही माइंड सेट कर दिया कि ओनली मैं ना रेड ही चूज करूंगी, मीन्स फेवरेटिज्म चलेगा यहाँ पर। क्लियर है, नॉन रैंडम का मतलब और रैंडम का मतलब। तो मेनली यहाँ पे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल का क्या समझोगे आप यहाँ पे कि नॉन रैंडम क्राइटेरिया होगा ये, बट ये है क्वांटिटेटिव फिर भी। It is as it often involve real world interventions instead of an artificial laboratory setting। अब रियल वर्ल्ड इंटरवेंशन में करते हैं, मीन्स कि ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हाँ जैसे लेबोरेटरी में टेस्टिंग की जाती है ना, वैसा नहीं है, ठीक है। जब रिसर्च करेंगे तो रियल वर्ल्ड इंटरवेंशन में करेंगे, जो कि इसमें अक्सर कृत्रिम प्रयोगशाला सेटिंग के बजाय वास्तविक दुनिया के हस्तक्षेप शामिल होते हैं। क्लियर है जी, चलिए नेक्स्ट। सृष्टि जी समझ नहीं आ रहा आपको, बहुत फास्ट हो गया क्या? जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो सारे आएंगे इसमें, बस वहां पे क्या था, रैंडम था, और यहाँ पर आपका नॉन रैंडम हो जाएगा। ओके जी। और जनरलाइजेबिलिटी भी यहाँ पे यस कर देना इसमें, ठीक है। और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में आपका मिक्स हो जाता है एक तरह से, हाँ नॉन रैंडम, ठीक है, यस कर देना। जनरलाइजेशन में भी यस कर देना। नोट्स इसी तरह से बनाना, जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंटल पढ़ाया आपको ये वाला, इसी तरह से नोट्स बनाना। जनरलाइजेबिलिटी आपकी, जनरलाइजेशन या एबिलिटी आपके एक्सपेरिमेंटल में भी होगा और आपका क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में भी होगा। और जहां पर भी आपका जनरलाइजेबिलिटी हो जाएगा, और ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि जनरलाइजेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, तो वहां पर आपका हमेशा क्वांटिटेटिव नेचर हो जाएगा। क्लियर है जी सभी को। नेक्स्ट चलो, स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी, इसको पढ़ लेना खुद से, क्योंकि क्वाली और क्वांटी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको पढ़ लेना। एंड आपकी लिमिटेशंस होगी क्वालिटेटिव रिसर्च की, इसको भी पढ़ लेना खुद से। स्ट्रेंथ और क्वांटिटेटिव की होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेसिक। मैम आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का एग्जांपल भी बता दो।
क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जांपल आपका ये रहेगा कि वो ना रियल वर्ल्ड मींस की लेबोरेटरी में जैसे टेस्टिंग की जाती है ना, एक्सपेरिमेंटल में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मुझे मेडिसिन बनानी है तो मैं लेबोरेटरी में जाके पहले टेस्ट करूंगी सारी चीजों को। क्वाजी में क्या हो जाएगा कि मैं लोगों के ऊपर टेस्ट करूंगी, मतलब लोगों के ऊपर मैं कैसे टेस्ट करूंगी कि मान लो मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, और मैंने मेडिसिन बनाई है तो मैं उसको बोलूंगी कि यार आप देख लो इसको खा के। और एक चीज जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट होती है, और जो आपकी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो आपकी रियल वर्ल्ड में जाके, मीन्स कि जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली को बोल दिया कि हाँ आप इसको चेक करो, फॉर एग्जांपल मैं क्लोथ बना रही हूँ, ठीक है, तो मैंने लोगों में ना देकर मीन्स ये पब्लिक में ना देकर, रैंडमली किसी को ना देकर, मैंने अपनी फैमिली पर ही वो क्लोथ चेक किए कि मेरी फैमिली का क्या व्यू आता है कि हाँ ये क्लोथ अच्छे है, नहीं है, बुरे हैं, या कुछ भी है, अपनी ही फैमिली का रिव्यू लिया, इसलिए वो नॉन रैंडम है। फेवरेटिज्म बायसनेस को यूज किया। ये भी याद रखना, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल है लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट की जाएगी आपकी, और जो आपकी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है वो आपकी रियल वर्ल्ड में, मतलब आपके आस पड़ोस जहां भी आप रहते हो आपके एनवायरमेंट में, तभी तो फेवरेटिज्म होगा, तभी तो नॉन रैंडमलाइजेशन होगा। ओके। हेर फेर, रैंडम का मतलब हो जाएगा आपका यादृच्छिक, और नॉन रैंडम का आ जाएगा आपका गैर यादृच्छिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, ये लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ बताने की नीड है क्वाली और क्वांटी की, यस या नो, कि आगे चले? बहुत तेज हो गया क्या आज? काफी रिसर्च के टाइप्स करने हैं अभी हमें। क्लियर है? चले फिर नेक्स्ट। क्या बोल रहे हो? ऊपर ऊपर से, ठीक है ठीक है, बता देती हूँ आपको। देखो क्वालिटेटिव आपको पता है कि गुण, ठीक है, लड़की के गुण हमने देखे, लड़के के गुण हमने देखे, मीन्स फीलिंग, ऑब्जर्वेशंस और ओपिनियन। क्लियर है? क्वालिटेटिव हमने ये बनाया था ना इसके निमोनिक। रिसर्चर्स क्लोजली स्टडी डाटा विच प्रोवाइड देम इनसाइड व्यू ऑफ द पॉपुलेशन विच इज इग्नोर्ड बाय द रिसर्चर्स हु फोकस ऑन साइंटिफिक मेजर। सीधी सी बात है, अभी साइंटिफिक मेजर नहीं है इनका। क्लियर है? ये क्या कर रहे हैं, शोधकर्ता डेटा का बारीकी से अध्ययन करते हैं जो उन्हें समस्या के अंतर्दृष्टिपूर्ण विचार प्रदान करता है, जिससे वैज्ञानिक माप पर ध्यान केंद्रित करने वाले शोधकर्ता द्वारा अनदेखा। मीन्स कि वो मतलब ये रखो आपकी फीलिंग्स पर भी जा रहे हैं वो। क्लियर है? कि जिसको हम साइंटिफिक वे में नहीं जज कर सकते, ये उसको भी जज कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी ना जो हम साइंटिफिक वे में जज नहीं कर सकते। अब आप हर चीज में मीन्स लॉजिक ही ढूंढने लग जाओगे, तब तो आप कभी भी किसी को नहीं समझ पाओगे, आप कभी किसी की फीलिंग नहीं समझ पाओगे अगर आप हर चीज में लॉजिक ढूंढोगे। फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, तो आपने क्या लॉजिक ढूंढा कि हाँ चांद सितारे थोड़ी तोड़ के लाए जा सकते हैं, बट मेन बात ये थी कि उसकी फीलिंग उसके पीछे क्या थी कि हाँ वो सच में आपसे आपको बहुत ज्यादा लाइक करता है, या जो भी है फलाना ढिमकाना। ठीक है, मीन्स आप किसी की फीलिंग को समझ पा रहे हो तो वो क्वालिटेटिव में आ जाएगा। आप इंटरनली समझ पा रहे हो, मीन्स आप किसी को जज नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो साइंटिफिक होता है वहां पे जज किया जाता है पूरी तरह से, वहां पे पूरी तरह से निचोड़ निकाला जाता है, लॉजिक को यूज किया जाता है, रैशनल थिंकिंग यूज होती है। बट क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हाँ हम किसी की फीलिंग को, किसी के इमोशंस को हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। क्लियर है सभी को? मैम नेट लक पे डिपेंड करता है? नहीं, ऐसा किसने बोला कि नेट लक पे डिपेंड करता है? ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई करो, मेहनत करो, हो जाएगा सब कुछ। मुझे नहीं लगता ऐसा, बाकी आप लोग देख लो। इट फोकस मोर ऑन सुजेस्टिंग कॉज इफेक्ट पॉसिबल रिलेशनशिप एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी ये बताता है। क्या हो गया? यह कारणों, प्रभावों, संभावित संबंधों आदि का सुझाव देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस तथ्य के बावजूद कि वह आंकड़ों का उपयोग नहीं करता, ये तो बताया ही मैंने, डोंट यूज स्टैटिस्टिक्स बोलो, मैथमेटिक्स बोलो, या फिर न्यूमेरिक बोलो, वही बात आएगी, या फिर मैथमेटिक्स बोलो। ये कौन सा आपका नॉन न्यूमेरिक है? ये नॉन न्यूमेरिक है, ये हमने पहले भी कर लिया। ठीक है, इट इज मोर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इट इज वे सोलफुल फॉर सोशल एनालिसिस। यह प्रकृति में अधिक वर्णनात्मक है।
यह सामाजिक विश्लेषण के लिए भावपूर्ण है। अब बोलोगे मैम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो हमारी क्वांटिटेटिव में आई थी, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि ये डिस्क्राइब करता है चीजों को, मीन्स ये चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, बट किस वे में बताता है, नॉन न्यूमेरिक वे में। क्लियर है? पढ़ाई करनी पड़ती है, बाकी देखो इसका तो नहीं मैम, कुछ तो देखने से ही समझ आ रहा है कि कौन सा रिसर्च है और इसमें क्या। हाँ जी, ये तभी समझ आएगा अगर आपने पहले क्वाली और क्वांटी का आपको मीनिंग पता होगा, तभी समझ आएगा। देखो लिमिटेशंस देखेंगे अगर हम यहाँ पे, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज लेंथी प्रोसेस हो जाएगा आपका। क्लियर है? यहाँ पे लेंथ ही हो जाएगा, डाटा संग्रह, डाटा का विश्लेषण और डाटा की व्याख्या एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन चलेगी, फीलिंग, ओपिनियंस चलेंगे। क्लियर है? और ऊपर से ये नॉन न्यूमेरिक हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी डाटा को कलेक्ट करने में, पूरी तरह से एनालाइज करने में। ओके, सब्जेक्ट इज स्टडी ऑफ रिसर्च कैन बी अफेक्टेड बाय अ रिसर्चर प्रेजेंस। अनुसंधान के अध्ययन के विषय शोधकर्ता की उपस्थिति से प्रभावित हो सकते हैं। खोज का चयन करते समय गुमनामी और मुद्दों की गोपनीयता बाधा उत्पन्न कर सकती है। While choosing or finding anonymity and confidentially of issue can create hurdles। अब देखो, अब ये भी सही है कि किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं बताना चाहते वो। ठीक है? फिर अध्ययन की विश्वसनीयता और वैधता महत्वपूर्ण चिंताएं हो सकती है। अब यहाँ पे वही बात है, क्वालिटेटिव नेचर है तो हमें नहीं पता कि ये सच में रिलायबिलिटी है, सच में यहाँ पे वैलिडिटी है कि नहीं है, क्योंकि क्वालिटेटिव तो आपकी एक तरह से ये है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड है, ये जरूरी नहीं है कि वो 100% सही होगी, तो वहां पे विश्वसनीयता और वैधता की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ओके, क्लियर है जी सभी को? मैम मुझे आज पढ़ने में थोड़ा मजा आ रहा है, वीडियोस फिर से देखनी होगी, लग रहा ऊपर से थोड़ा पार होता। ओके, हाँ देख लेना। एक्चुअली क्या हुआ ना कि 3 दिन बाद आज क्लास हो रही है, तो फिर क्या हुआ कि जो हमारा एक फ्लो चल रहा था ना पढ़ाई करने का, तो आप भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों को भूल गए कि क्वाली क्या था, क्वांटी क्या था, टाइप्स, ये तो टच सा बना हुआ था, तो इजीली आप एकदम से आप ग्रास्प कर पा रहे थे, एकदम से आप एक्वायर कर पा रहे थे नॉलेज को। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखो, स्ट्रेंथ की बात करें, अब क्वांटिटेटिव की बात आ गई। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड प्रोवाइड प्रिसीजन एज इट यूज रिलायबल मेजरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रिलायबल ये तो स्ट्रक्चर्ड है। मात्रात्मक अनुसंधान विधियां सटीकता प्रदान करती है क्योंकि विश्वसनीय, अब ये विश्वसनीय होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रक्चर्ड है, साइंटिफिक है। ठीक है, साइंटिफिक वे से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। न्यूमेरिक है, मीन्स एक्यूरेट चीज बताएगी। न्यूमेरिक ऐसा होता है आपका, 1 है तो 1 ही है, 2 है तो 2 ही है, 3 है तो 3 ही है। क्लियर है? तो न्यूमेरिक है। अब देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड कंट्रोल थ्रू डिजाइन एंड सैम्पलिंग ऑफ डाटा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता ही है कि जो साइंटिफिक नेचर होता है ना, एक तरह से वो कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करता हुआ चलता है, लॉजिक के साथ, रैशनल थिंकिंग के साथ। क्लियर है? अब जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पढ़ा कि वहां पे वेरिएबल्स को कंट्रोल भी किया जाता है चेक करने के लिए, क्योंकि क्यों होता है कंट्रोल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज किया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, किससे हमें बेनिफिट मिलेगा, किसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, किस वेरिएबल को हम रोक के रखें, किस वेरिएबल को हम चलने दें। ओके जी, आफ्टर दैट आपको क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जनरेट कॉजल स्टेटमेंट। अब पता ही आपको कॉजल क्या है, हमारा स्टेटमेंट थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल। कॉजल बताए सभी प्लीज। मात्रात्मक अनुसंधान विधियां नियंत्रित प्रयोगों के माध्यम से कारणात्मक बयान उत्पन्न करती है। कॉजल क्या है, जल्दी से बताए। क्वांटिटेटिव की बात चल रही है यहाँ पे, रिसर्च की, तो कॉजल क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिप्लाई फास्ट। हाँ जी बताइए, कॉजल क्या है आपका? नहीं अंजू जी, देखो आप लोग बोल रहे हो ना नेट टफ है, ये है वो है सो है। जब तक आप किसी चीज को नहीं करोगे, किसी चीज को नहीं सीखोगे, वो टफ ही लगेगी, वो फिर चाहे छोटा सा भी काम क्यों ना हो। और जब तक आप किसी चीज को सीखोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, फिर आपको वही चीज सबसे ज्यादा इजी लग जाएगी। इंडिपेंडेंट है, हाँ जी, इंडिपेंडेंट है आपका कॉजल, नॉट क्वांटिटेटिव, इंडिपेंडेंट। कॉजल ओनली में कॉजल की, और अगर हम इफेक्ट की बात करें तो डिपेंडेंट। अब देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज स्टैटिस्टिकल, अब कहीं ना कहीं ये तो ऑपोजिट है। क्वालिटेटिव बोलता था नॉट यूज स्टैटिस्टिकल, मीन्स कि यहाँ पर न्यूमेरिक हो जाएगा, ये मैथमेटिक हो जाएगा। ये स्टैटिस्टिकल में कहीं ना कहीं आपका जो डाटा होता है वो किस तरह से होता है, ग्राफ में, टेबल्स में, चार्ट में।
क्लियर है? जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी होगी, ग्राफ, टेबल, चार्ट इस तरह से होता है। टेक्निक्स दैट हेल्प इन ये आपका एनालिसिस, ठीक है? देख लेना, मात्रात्मक अनुसंधान पद्धतियां, सांख्य, ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये वाला लिमिटेशंस देख लो, द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज एब्सेंट इन दिस मेथडोलॉजी सो इट लूज कंट्रोल ओवर ऑल वेरिएबल। अब जो ह्यूमन एक्सपीरियंस मेथडोलॉजी क्यों एब्सेंट हो जाएगी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स का और काफी चीजों का और चीजों का यूज किया जाएगा, ठीक है? इस कार्य प्रणाली में मानवीय अनुभव अनुपस्थित है और जो ह्यूमन के अनुभव है वो भी अनुपस्थित रहेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम किसी के अनुभव को नहीं जानेंगे जो सही है। बस जैसे कि हमने क्या बोला था कि जो तो आपकी क्वालिटेटिव नेचर है, वहां पर दूसरों की फीलिंग, दूसरों के इमोशन को अंडरस्टैंड करेंगे। कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पेरेंट्स आपसे नहीं बात कर रहे या नाराज है, बट फिर भी आप उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशन को अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं, भले वो मुझसे नाराज है बट वो फिर भी मेरी केयर करते हैं। क्लियर है? बट क्वांटिटेटिव में क्या हो जाएगा कि मुझसे बात नहीं करे, इट मीन्स कि ये मुझसे प्यार नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंसानों को ना ज्यादा समझकर लॉजिक को, साइंटिफिक चीजों को ही इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि साइंस है, और जहाँ पे साइंटिफिक चीजें आ जाती है वहां पर फिर एक तरह से बोला जाता है कि वो थोड़े से नास्तिक की ओर चले जाते हैं। वो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं कि अगर गॉड है तो हमें पता होना चाहिए, मीन्स प्रूफ, उनको प्रूफ चाहिए। हर चीज को साबित करने के लिए साइंस को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। विदाउट एनी प्रूफ साइंस बोलती है कि नहीं, जब तक हमें प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्ट लोग। हिंदी टफ लग रही है मेरी? अच्छा, अब देखो परिणाम परिमाणीकरण अपने आप में कोई शुरुआत नहीं देखता है। Quantification sees no beginning in itself. It does not take people's unique ability into consideration, construct their meaning and applies. Easy है ये, टफ नहीं है। लोगों की अद्वितीय क्षमता को ध्यान में नहीं रखता है, उनके अर्थ बनाता इसे। अब लोगों की नहीं रखता ये, यह तथ्य की सटीक होने की धारणा बनाता है और यह सभी लोगों के लिए समान रहता है। अब ये बोलता है कि जो हमने, जो भी हमारे पास तथ्य है, जो भी हमारे पास अजम्पशंस है, इंफॉर्मेशन है, या जो भी फैक्ट है, ये स्ट्रक्चर्ड है, तो ये तो बोलेगा फिक्स्ड, एक तरह से फिक्स्ड नेचर है। और आपको पता है जो चीजें फिक्स्ड होती है वो कहीं ना कहीं रिजिट हो जाता है थोड़ा, कि मीन्स फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। बट ये बोलता है कि वो सबके लिए समान है, और जिनके तथ्य है या इन्फॉर्मेशन है या अजम्पशंस है या फिर फैक्ट है, वो सॉलिड है। इनका मानना है ये क्वांटिटेटिव का, कि वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी, सबके लिए एक समान है। बट क्वाली क्या है? क्वाली का मतलब ही है वो तो वेरी करता जाएगा, वो अनस्ट्रक्चर्ड है, बाइजनेस हो जाएगा वहां पे। तो ड्यू टू कंट्रोल्ड वेरिएबल क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोड्यूस ट्राइवल फाइंडिंग ऑफ लिटिल सिचुएशन। नियंत्रित चरों के कारण परिमाणात्मक अनुसंधान छोटी छोटी स्थितियों के तुच्छ निष्कर्ष उत्पन्न करता है। अब जब हम कंट्रोल करके रखते हैं ना वेरिएबल्स को, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाने पड़ते हैं उस सिचुएशन में, ठीक है? मैम वेरिएबल से कंट्रोल लॉस करता है मतलब, अब मान लो कि अब क्या हो गया कि जो मेरी फसल थी ना, मैंने वहां पे सनलाइट को कंट्रोल करके रखा था। क्लियर है? अब मेरी फसल तो खराब होगी ना, तो मुझे तो नुकसान हुआ ना उसका। भले ही मैंने चेक करने के लिए करा था, बट कहीं ना कहीं लॉसेस उठाने पड़ते हैं जब हम कंट्रोल करके रखते हैं वेरिएबल्स को। जरूरी तो नहीं है कि जो मैंने वेरिएबल कंट्रोल किया वो हर बार ही मुझे प्रॉफिट देगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मुझे लॉस भी हो उससे। ओके, चलिए नेक्स्ट, बेसिक रिसर्च। ये भी आपका रिसर्च का टाइप या मेथड बोलो आप। 7:38 हो जाएगा हमारा आज। इसको और क्या क्या नेम बोला गया है? बेसिक रिसर्च आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके नेम भी पता होने चाहिए, क्योंकि सम टाइम आपसे नेम भी पूछे जाते हैं। प्योर रिसर्च भी इसका नाम है, और साथ के साथ फंडामेंटल रिसर्च भी इसी का ही नाम है। बेसिक बोलो, प्योर बोलो, या फिर फंडामेंटल रिसर्च बोलो। अगर हम बेसिक की बात करें, नाम से कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो रहा होगा, बुनियादी अनुसंधान, ठीक है? नाम से बेसिक, जैसे हम बोलते हैं ना बेसिक। अब देखो, बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बना है, एज इट इज यही लाइन उठ कर आई है। बुनियादी अनुसंधान या मौलिक सॉरी या मौलिक अनुसंधान एक प्रकार की जांच है जो किसी विशेष घटना, अध्ययन या प्रकृति के कानून की समझ को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। मीन्स की बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है? यहाँ पे स्टडी और लॉ ऑफ नेचर, स्टडी और लॉ ऑफ नेचर,
This type of research examine data to find the unknown and fulfill a sense of curiosity. मीन्स कि नई नई चीजों को जानना, ठीक है, नई नई चीजों को जानना, नई नई मीन्स कि इनका ये रहता है इस प्रकार का शोध, अज्ञात को खोजना और जिज्ञासा की भावना को पूरा करने के लिए डाटा की जांच। अब देखो जिज्ञासा मीन्स एक जुनून कि हाँ मुझे रिसर्च करनी है, मुझे नई नई चीजों की खोजबीन करनी है, तो वो है आपका। अब देखो ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन, यूजली दीज इन्वॉल्व हाउ, व्हाट एंड व्हाई। क्या, क्यों प्रश्न शामिल होते हैं, ये भी पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, कैसे, क्या, क्यों, ये भी यहाँ पर आपका बेसिक रिसर्च में क्वेश्चन शामिल हो जाते हैं। क्वेश्चन टू एक्सप्लेन अकरेंस, बेसिक रिसर्च लुक एट हाउ प्रोसेस और कंसेप्ट वर्क, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम बेसिक रिसर्च ऑफ्टन क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर अप्लाइड स्टडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फाउंडेशन बनती है अप्लाइड स्टडी के लिए, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। अप्लाइड रिसर्च बुनियादी शोध से प्राप्त जानकारी अक्सर व्यवहारिक अध्ययन के लिए आधार तैयार करती है, ठीक है। जब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो फाउंडेशन बन गई, ठीक है, हमने रिसर्च करी, हमने सारी चीजों को जाना, खोजबीन करी, नई नई चीजों को हमने जाना, क्लियर है। बट अब जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो सिर्फ हमने जाना है, इंफॉर्मेशन को गेन किया है, बट अब जब हम अप्लाई करेंगे इसके बाद जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो अप्लाई करेंगे, वो कहाँ अप्लाई होगी, आपकी अप्लाइड रिसर्च, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ओके हाँ जी, गिव आंसर ऑफ हाउ, व्हाट एंड व्हाई। अगर देखो अगर तो आपसे सिंगल पूछा कि व्हाई, तो आप अगर पूछा कि जो आपका सिंगल क्वेश्चन होता है ना कि व्हाई कहाँ पर यूज हो जाएगा, तो वो आपका हमेशा यूज होगा आपका एक्सप्लेनेटरी में, हाँ एक्सप्लेनेटरी में यूज हो जाएगा आपका, अगर सिंगल वाई पूछा है। बट अगर पूछा है हाउ, व्हाट एंड व्हाई, तीनों चीजें एक साथ पूछेगा तो बेसिक रिसर्च हो जाएगा, अभी पढ़ेंगे हम वो। ओनली अगर वाई पूछा है तो वो हो जाएगा आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में, और जो आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है वो भी आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है। अब देखो अप्लाइड की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, मेरे पास जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, जितनी भी मेरे पास बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, अब मैं उस सारी इंफॉर्मेशन को, मतलब मेरे पास जितना भी ज्ञान आ गया, जितनी भी मेरे पास नॉलेज आ गई चीजों को समझने की, है ना, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगी, मीन्स कि अब मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन गई हूँ, क्योंकि हमारे पास जितनी ज्यादा नॉलेज होती है, बोलते हैं ना कि नॉलेज इज पावर, आपके पास जितनी ज्यादा नॉलेज, आप उतनी ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, आप एक बेस्ट डिसीजन मेकर बन सकते हो, आप दूसरों को सही गाइड कर सकते हो, अगर आपके पास खुद के पास बेस्ट नॉलेज होगी तो, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये फाउंडेशन बन जाएगा आप लोगों का, किसके लिए, अप्लाइड के लिए, क्योंकि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसका क्या निमोनिक बनाओगे कि जब आपके पास बेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है तो आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो, आप बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो हर एक प्रॉब्लम का, ओके, हर एक प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। टाइप्स तो बहुत सारे, हेमा गुप्ता जी, कम से कम 20 टाइप्स तो है आपके रिसर्च के, कुछ टाइप हो चुके हैं, कुछ टाइप करवा रही हूँ साथ साथ। ओके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टाइप है रिसर्च का, उसके अंदर जितने भी टाइप आए वो भी रिसर्च के टाइप है। उसके अलावा अप्लाइड हो गया, बेसिक हो गया, ये बेसिक रिसर्च हो गया, अप्लाइड हो गया, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, ये भी सारे रिसर्च के टाइप है। बाकी हमने डिस्क्रिप्टिव और टाइप तो हमने उसमें क्वांटिटेटिव में पढ़ लिए, ठीक है। ये सारे, ये देखो आपसे सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अप्लाइड और एक्शन रिसर्च एनटीए वालों का फेवरेट है, फाउंडेशन बेसिक या प्योर बोलो एनटीए वालों का फेवरेट है, मीन्स टाइप ऑफ रिसर्च आपका ये समझ लो कि फेवरेट टॉपिक है एनटीए वालों का। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछना है, कम से कम 20 टाइप्स है क्वाली और क्वांटी को मिला के, तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है सभी को। देखो एग्जाम में मैंने बताया है ये क्वाली क्वांटी का पूछ सकते हैं आपसे, क्वाली क्वांटी के अंडर जो हमने टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ा है वो पूछ सकते हैं, या फिर सिंपल पूछ सकते हैं, एंथनोग्राफी बताओ, नरेटिव बताओ, केस स्टडी बताओ, या सिंपल, या फिर ये पूछ सकते हैं कि जो एंथनोग्राफी, केस स्टडी, नरेटिव एक क्वाली है कि क्वांटी नेचर है, ठीक है, क्वालिटेटिव नेचर की कि क्वांटिटेटिव नेचर की, इस तरह से पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने क्वाली और क्वांटी का आपको पूरा टाइप करवाया, उसके अंदर जितने टाइप आए वो करवाए हैं, और वो सारे टाइप आपके रिसर्च के हैं। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड रखता है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बोलते हो कंसेप्ट। 20 के 20 टाइप है, मैं जितने भी अभी हम करेंगे, ठीक है, लास्ट में हम गिनते कितने टाइप हो जाते हैं आपके रिसर्च के, तो आपने सारे करने हैं वो, ओके। क्वाली क्वांटी मैंने जिस तरह से करवाया उसी तरह से पढ़ाई करनी है, और जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ बस इसी तरह से करना है इसको, ओके। टाइप ऑफ रिसर्च आपका क्लियर हो जाएगा, गुड। अब देखो अप्लाइड, अप्लाइड रिसर्च इज अ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन लुकिंग टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन
अब देखो मैंने क्या बोला आपके, जब आपके पास नॉलेज होती है तो आप कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो, कि आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने वाले बन जाते हो, क्योंकि जो आपकी नॉलेज है ना वो काफी चीजों को, आपके माइंड को खोलती है, आपकी बुद्धि, आपकी समझ को खोलती है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे आप, यहाँ पे किसको, आप अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, और क्या करोगे, प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बन गए जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, अप्लाई कर दिया आपने जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि फाउंडेशन कौन था आपका, बेसिक रिसर्च थी। क्लियर है? अब दीज कैन इंक्लूड चैलेंजेस इन वर्क प्लेस, एजुकेशन एंड सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दिस रिसर्च टाइप यूज इंपेरिकल मेथड। इंपेरिकल क्या होता है आपका, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। इंपेरिकल, एम ई फॉर इंपेरिकल और ई फॉर एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस हो जाएंगे। मेथडोलॉजी सच एज एक्सपेरिमेंट्स, कलेक्ट फर्दर डाटा इन एरिया ऑफ स्टडी, फाइंडिंग आर एप्लीकेबल एंड यूजली इम्प्लीमेंटेड अपॉन, ये अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन आंसरिंग वन स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर अ क्लाइंट or sponsor. It is type of research method for applying natural science to real life to improve the human condition. There are three types of applied research. ये भी हम देखेंगे, very very important. अब हिंदी वाले देख ले, व्यवहारिक या शोध अप्लाइड रिसर्च एक प्रकार की परीक्षा है जो मौजूदा समस्याओं के लिए व्यवहारिक समाधान ढूंढती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें कार्यस्थल, शिक्षा और समाज में चुनौतियां शामिल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। यह शोध प्रकार अध्ययन के किसी क्षेत्र में आगे डाटा एकत्रित करने के लिए प्रयोग जैसे अनुभवजन्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निष्कर्ष लागू होते हैं आमतौर पर अध्ययन पूरा करने पर लागू। अब देखो नोट्स कैसे बनाओगे आप, अप्लाइड रिसर्च आगे लिखोगे, प्रॉब्लम सॉल्व, मीन्स ये क्या करती है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करती है, इमीडिएट प्रॉब्लम का। और क्या है इसका, इसके पीछे किसका हाथ है, बेसिक रिसर्च का हाथ है इसके पीछे। क्लियर है? और इसके साथ साथ बना दो यहाँ पे इंपेरिकल, ठीक है, इंपेरिकल मेथडोलॉजी बना दोगे, इसके टाइप्स लिख लोगे, सोसाइटी में, एजुकेशन में, वर्क प्लेस में यूज होती है। अगर हम अप्लाइड और एक्शन की बात करें ना, इसके डिफरेंस भी बताऊंगी आप लोगों को साथ के साथ। हाँ, तत्काल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बट ये वाइड रेंज में जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करती है। और अगर हम अप्लाइड की बात करें, एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगी यहाँ पे। एक्सपर्ट जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट होंगे। और जो आपके एक्शन रिसर्च है यहाँ पे प्रैक्टिशनर होते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। क्लियर है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्या करता है एग्जामिनर, एक्शन रिसर्च में डाल देगा एक्सपर्ट, अप्लाइड में डाल देगा प्रैक्टिशनर। तो आपने क्या करना है, अप्लाइड मीन्स अप्लाई वही कर सकता है जो एक्सपर्ट होगा, नहीं तो अगर ऐसे अप्लाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसका निमोनिक ये भी बना लेना साथ में। और प्लीज साथ के साथ नोट डाउन करते रहो, नोट्स बनाते रहो। जो चीजें मैं बता रही हूँ ये यहाँ पे कंटेंट में भी नहीं है, और इसकी मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया। बट ये जो बता रही हूँ ना आपको, एक्सपर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपर्ट हमेशा अप्लाइड रिसर्च में होंगे, और जो आपके एक्शन रिसर्च में होंगे यहाँ पे आपके प्रैक्टिशनर होंगे, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ओके जी, गुड। टाइप्स देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अप्लाइड रिसर्च का टाइप है, एक्शन रिसर्च हो जाएगा, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा है। और अप्लाइड रिसर्च का फाउंडेशन कौन बनेगा आपका, बेसिक रिसर्च, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। क्लियर है? और जो वाइड रेंज में, मीन्स की वाइड जो ये होल पॉपुलेशन, होल नहीं सॉरी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज होगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी पे जो इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, और आपका सोसाइटी होगी, ठीक है, तो वो हो जाएगा अप्लाइड। बट अगर कॉलेज की बात आएगी या फिर छोटे लेवल पे जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है तो एक्शन रिसर्च आ जाएगी, छोटे लेवल पे। ठीक है, छोटे लेवल पे, छोटे लेवल पे जब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे एक्शन रिसर्च, बड़े लेवल पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है अप्लाइड रिसर्च। और कौन करेगा बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे तो मैम एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने वाले नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करने वाले तो छोटे छोटे ऑपरेशन कर सकते हैं, बट बड़ा ऑपरेशन तो अप्लाइड रिसर्च वाले ही करेंगे। बना लो निमोनिक। क्लियर है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, फाइंड सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, यूज एम्पिरिकल मेथड, रिक्वायर्ड एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। हाँ जी। और एक इसका निमोनिक बना लो कि जो अप्लाइड रिसर्च में छोटे छोटे ऑपरेशन जो करेगा एक्शन रिसर्च करेगा, जल्दी से एकदम से एक्शन ले लेना। ठीक है, तो वो तो छोटा बंदा ही ले सकता है, बट जो बड़ा बंदा होगा ना वो सोच समझ के एक्शन लेगा। कुछ भी निमोनिक बना लो याद करने के लिए, इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब देखो एक्शन रिसर्च किसका टाइप हो जाएगा, अप्लाइड का टाइप। एक्शन रिसर्च हेल्प बिजनेस फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम बाय गाइडिंग देम। अब वहां पे भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, इसीलिए मैं बता रही थी कि क्या डिफरेंस है दोनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रैक्टिस करने वाले करेंगे आपके, और सेकंड क्या हो जाएगा, ये स्मॉल लेवल पर, स्मॉल लेवल पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे ये।
ठीक है, ये डिफरेंस है एक्शन और अप्लाइड में बस। अब देखो इवेल्युएशन, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। इन इवेल्युएशन रिसर्च, रिसर्चर एनालाइज एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू हेल्प क्लाइंट मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इवेल्युएट करेंगे जितनी भी उनके पास एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो होगा ही ऑब्वियसली। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट। रिसर्च का मीनिंग पता ही आपको क्या है, और सर्विस टू मीट अ टारगेट मार्केट नीड। रिसर्च का मतलब क्या है कि न्यू नॉलेज को गेन करना, कुछ नया लेकर आना, कुछ नई क्रिएटिविटी लेकर आना। और डेवलपमेंट का तो मतलब पता है, विकास करना। ओके जी। जैसे बस्ती की आंटियां, जैसे किसी की बेटी को देखी पार्क में, तुरंत एक्शन ली और लकड़ी की माँ को कॉल कर दी। हाँ, कुछ भी निमोनिक बना लो, ठीक है, और प्रैक्टिस करने वाले। अब देखो अप्लाइड रिसर्च में क्या क्या हो जाएगा। बियॉन्ड सर्विंग एज अ वे टू सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, अप्लाइड रिसर्च हैज सेवरल बेनिफिट। हियर आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अप्लाइड रिसर्च। फर्स्ट, सेविंग बिजनेस मनी बाय हेल्पिंग देम मेक बेटर डिसीजन। बेटर डिसीजन लिए अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हो जाएगा आपका अप्लाइड रिसर्च। क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्टिव, क्या हो जाएगा आपका अप्लाइड रिसर्च। डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, अप्लाइड रिसर्च। प्रोवाइडिंग अनबाइज्ड डाटा थ्रू टेस्टिंग एम्पिरिकल, ये देखो एम्पिरिकल फिर से आ गया यहाँ पर। अनबाइज्ड और बाइज्ड मैंने बताया बहुत बार, रिसर्च में बाइजनेस बहुत बार यूज हुआ है। फिर चाहे आप कम्युनिकेशन की बात करो, रिसर्च की बात करो, ये भी फेवरेट शब्द है एक तरह से, कीवर्ड बोलो आप। 20 वाला पूछता था कि बाइजनेस, बाइजनेस, चाहे आपका फिर सैम्पलिंग में हो गया, फिर आपका रिसर्च में हो गया, आपका कम्युनिकेशन में हो गया। बाइजनेस कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, जहां पर आपका साइंटिफिक स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मल या इनफॉर्मल की बात आ जाएगी, वहां पर बाइजनेस होता है। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि फॉर्मल जहां पर होता है, क्या वहां पर बाइजनेस होता है। फॉर्मल में, फॉर्मल नेचर चीजों में बाइजनेस होगा कि इनफॉर्मल नेचर चीजों में बाइजनेस होगा, बोलिए। अब चलो जी, एक्शन रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे होंगे ना अप्लाइड, एक्शन, बेसिक रिसर्च, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फर्स्ट टाइम में ये टाइप्स ना समझ नहीं आते, थोड़ा रिसर्च है, थोड़ा सा घुमा देता माइंड को, एक जैसा लगता है सब कुछ। तो क्या करना है, रिकॉर्डेड क्लास एक बार देख लेनी है ध्यान से। कानों में ईयरफोन लगाओ, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ध्यान से एक बार देखना, ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च मेथड दैट एम्स टू साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व एन इशू। इशू क्या होता है आपका, छोटा सा इशू है, ठीक है, छोटा सा इशू है मीन्स छोटे लेवल पर यूज होगा एक्शन रिसर्च। स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम, लाइक आपका कॉलेज, और यूनिवर्सिटी तो बड़ी है, तो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम लाइक आपका अप्लाइड। इन अदर वर्ड, एज इट्स नेम सुजेस्ट, एक्शन रिसर्च कंडक्ट रिसर्च एंड टेक एक्शन एट द सेम टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब टेक एक्शन एट द सेम टाइम, एक्शन है, छोटा है, प्रैक्टिशनर है। फॉर एग्जाम्पल, जो छोटे छोटे ऑपरेशन होगा वो तो प्रैक्टिस करने वाला भी कर लेगा, जैसे कि जो एमबीबीएस करते हैं, नीट क्वालिफाइड करते हैं। और जो बड़े बड़े सर्जन होते हैं ना, बड़े बड़े ऑपरेशन करने जिन्होंने, तो सोच समझ के एक्सपर्ट करेंगे वो, ठीक है, जो मतलब उनके पास जो नॉलेज होगी वो उसको अप्लाई करेंगे। नॉलेज कहाँ से आती है, बेसिक रिसर्च में नॉलेज आती है, फिर नॉलेज को अप्लाई करते हैं हम अप्लाइड में। बड़े लेवल पर अप्लाइड में करेंगे, छोटे लेवल पर एक्शन पर करेंगे। ओके जी। तो बहुत ही प्यारा सा निमोनिक बन गया है तीनों का, बेसिक है, अप्लाइड का और एक्शन का, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो। इट वॉज फर्स्ट कॉइंड एज अ टर्म इन 1944। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, किसने, कोट लेवल ने, कट लेवल, ठीक है, कट लेवल। ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक शोध पद्धति है जिसका उद्देश्य किसी मुद्दे की एक साथ जांच करना और उसका समाधान करना है। इंपॉर्टेंट है, हिंदी वाले देख लो प्लीज। दूसरे शब्दों में, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, क्रियात्मक, एकदम से एक्शन में आ जाना। अनुसंधान, एक ही समय में अनुसंधान करता और कार्रवाई करता है। इंपॉर्टेंट है। और हाईली इंटरेक्टिव मेथड है, इंटरेक्टिव मेथड हो जाएगा जी। एक्शन एक्शन रिसर्च इज सॉरी एक्शन रिसर्च इज ऑफ्टन यूज्ड इन द सोशल साइंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन एजुकेशनल सेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। मीन्स यहाँ पे मैं जितनी लाइंस लेकर आई हूँ ना आपके लिए, यहाँ से हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक इंडिविजुअल लाइन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पर्टिकुलरली पॉपुलर विद एजुकेटेड एज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक इंक्वायरी हो जाएगा।
अगर आपको पता है सिस्टमेटिक इंक्वायरी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मल नेचर या फिर आपका क्वांटिटेटिव नेचर है, बट एक्शन और अप्लाइड में कभी पूछा नहीं गया कि ये क्वाली है कि क्वांटी है। जितने भी आपके क्वालिटेटिव नेचर रिसर्च पूछी गई या क्वांटिटेटिव रिसर्च पूछी गई वो मैंने करवा दी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कभी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि एक तरह से ना ये मिक्स होके चलते हैं। जो एक्शन रिसर्च है, आपका बेसिक रिसर्च है, कहीं ना कहीं ये हम नहीं प्रॉपरली बोल सकते कि अप्लाइड ही है या फिर ये एक्शन ही है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से ये डिसीजन करते हैं। ओके, सुबह सुबह उनकी शक्ल देख के तो तुम्हारा बस बस, अभी टॉपिक पे ध्यान दो प्लीज अभी। अब देखो यहाँ पे क्या है, इट प्रायोरिटाइज रिफ्लेक्शन एंड ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट लाइन, ड्यू टू द नेचर ऑफ द रिसर्च इट इज आल्सो समटाइम कॉल्ड अ साइकिल ऑफ एक्शन और अ साइक्लिकल। अगर ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जो साइक्लिकल नेचर है वो अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है या फिर आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। साइक्लिकल नेचर आपकी हमेशा रहने वाली है एक्शन रिसर्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्शन अप्लाइड और आपका बेसिक रिसर्च। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पे हिंदी में भी देख लो, एक एक अत्यधिक संवादात्मक पद्धति क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अक्सर सामाजिक विज्ञानों में विशेष रूप से ये देख लेना, व्यवस्थित पूछताछ के रूप में शिक्षकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय, जो प्रतिबिंब को प्राथमिकता देता है, यो सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को काट फाटता है। क्या हिंदी में क्या किया इन्होंने, अनुसंधान की प्रकृति के कारण इसे कभी कभी कार्रवाई का चक्कर, ये साइक्लिकल नेचर भी इसको बोला जाता है। और अगर हम इसके साइक्लिकल नेचर की बात करें, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले प्लान करोगे, फिर एक्ट करोगे, फिर ऑब्जर्व करोगे एंड फिर रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट तो आपको पता ही है, इसमें पढ़ा है आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिफ्लेक्टिव, जब आप थोड़ा हाई लेवल पर पहुंच जाते हो। क्लियर है, ये बहुत बार जो ये भी एनटी वालों का फेवरेट था, हमेशा पूछते थे। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता था, एक्ट को पहले डाल देंगे, प्लान को बाद में, ये सिस्टमेटिक तरीके से याद करना है, प्लान को बाद में डाल देंगे, रिफ्लेक्ट को बीच में रख देंगे, ऑब्जर्व को लास्ट में डाल देंगे। बट इसका नेचर क्या है, मीन्स इसको साइक्लिकली याद करोगे, पहले आएगा प्लान, सेकेंड आएगा एक्ट, थर्ड आएगा ऑब्जर्व एंड फोर्थ आ जाएगा आपका रिफ्लेक्ट। क्लियर है जी, साइक्लिकल नेचर ये है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। हाँ, इसका बना लेना निमोनिक, ये भी फेवरेट है एनटीए वालों का, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्टिसिपेटरी एंड प्रैक्टिकल, ये देख लेना एक बार, इजी है। अगर आपका ना कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना तो मैक्सिमम चीजें आप तो क्वेश्चन भी बना लोगे अपने आप से। और बोलो, क्वेश्चंस आप खुद से बनाने स्टार्ट कर दोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन बन कैसे सकता है। जैसे कि जब हम मास्टर्स करते थे या ग्रेजुएशन करते थे ना, जब हम बुक्स पढ़ते थे, क्लियर है, तो आपको पता है मास्टर्स और ग्रेजुएशन, सॉरी ग्रेजुएशन में तो होते हैं मे भी क्वेश्चन, बट मास्टर्स में क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, हम खुद से क्वेश्चन बनाते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम खुद से क्वेश्चन बनाते हैं ना जब मास्टर्स करते हैं, क्योंकि बुक्स में तो क्वेश्चन होते ही नहीं है, बुक्स में तो पूरी पूरी वो चैप्टर्स वाइज दिया होता है, कोई क्वेश्चन नहीं दिए होते, तो हम खुद से क्वेश्चन बनाते हैं। वैसा ही आपका ये एग्जाम है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से लगाया है, आप खुद से क्वेश्चन बनाओगे, एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन डाल सकता है, वो यहाँ से भी पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है। क्लियर है जी सभी को। अब देखो, अप्लाइड रिसर्च इज सोशली यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज जनरेटेड टू सोशल कंसर्न। डिफरेंस बता रही हूँ मैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एंड आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज यूजफुल इन सॉल्विंग एन इमीशिएट स्पेसिफिक मीन्स सेम टाइम, हमने पढ़ा था ना एट द सेम टाइम। अब देखो शब्दों को कैसे घुमाता है वो, एट द सेम टाइम को उसने सीधा ही बोल दिया इमीडिएट, बस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और एक नेम था इसका, एमली 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 करके कुछ था, इंप्रूव करना भी आपका इसमें आ जाएगा। अगर इम्प्रूवमेंट की भी बात बोलेगा ना, ये सपोज आपका प्रॉब्लम नहीं ये लेकर आ रहा है, ये बोल रहा है कि सिर्फ इम्प्रूव अगर किया जाएगा तो वो किस में किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट किस में होगी, वो आपकी एक्शन रिसर्च में होगी। और अगर आपके पास एक्शन रिसर्च नहीं है, ऑप्शन में दिए, आपके पास अप्लाइड दिए, तो आपकी अप्लाइड हो जाएगा फिर, ये भी याद रखना। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करेगा, एक्शन और अप्लाइड दिया है, दोनों दिया है, तो बेस्ट वन चूज करोगे एक्शन रिसर्च। अगर एक्शन नहीं दिया है तो आपका सेकेंड ऑप्शन आपका अप्लाइड हो जाएगा। क्लियर है सभी को, इम्प्रूवमेंट की बात भी करता है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना इम्प्रूवमेंट है ना।
हम बोलते हैं ना कि जब तक आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया आपने, तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। जब तक आपने अपनी गलतियों को नहीं छांटा, अपनी गलतियों को नहीं देखा, तब तक आप में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, आप में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो एक्शन लो, जल्दी से अपनी गलतियों को छांटो, देखो कहाँ गलत हो और इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। ये निमोनिक बनाओ और इमीडिएट एक्शन लो। जहां पे भी आपको लगता है कि हाँ आप गलत जा रहे हो, इमीडिएट एक्शन लो। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और आप बहुत ज्यादा दूर चले जाओ। जहां पे भी आपको लगता है कि यार मैंने आज पढ़ाई नहीं करी है, तो इमीडिएट एक्शन लो ताकि आप इम्प्रूव कर सको। ठीक है, तो ये निमोनिक बना लो। क्लियर है जी सभी को? एक्शन रिसर्च इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम। क्लासरूम छोटे लेवल पे काम करेगा क्लासरूम, और अगर यूनिवर्सिटी की बात आ रही है, क्लियर है, तो वो क्या हो जाएगा आपका अप्लाइड रिसर्च। आई होप आपको अप्लाइड एक्शन और आपका बेसिक रिसर्च क्लियर हो चुका होगा। जिनको नहीं क्लियर हुआ है, फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे होंगे, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मैं नहीं बोल रही बहुत ज्यादा, लिटिल बिट प्रॉब्लम आएगी। उनको मैं एक ही बात बोलूंगी, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। और आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है जी, 8 बज गए हैं। और आज भी हमारा टाइप ऑफ रिसर्च एक ही टाइप रहा है, एक्सपोर्ट फैक्टर रिसर्च। कल कर लेंगे इसको। हाँ जी सुनीता पाल जी, आपने कुछ बोला था, बोलिए जल्दी से। रिसर्च फोल्डर में अभी तक कितनी अपलोड की है मैम? दो पीडीएफ है, दो है। सुनीता पाल जी आपका क्वेश्चन था कुछ, रिप्लाई फास्ट। थैंक यू सो मच। आप लोग जा सकते हो, आप नेक्स्ट क्लास अपनी ज्वाइन कर लो। अभी भी सिर्फ सुनीता पाल का जो भी क्वेश्चन है उनसे बात करूंगी अभी। उन्होंने मुझे बोला था कि टाइम देना मुझे। है सुनीता पाल जी आप लाइन पर? थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं। सभी को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मैम। अच्छा रेखा जी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नोट्स बना लेना। क्लियर है? और नोट्स जैसे मैंने बताया, अप्लाइड के साथ एक्सपर्ट लिख लोगे, इंपेरिकल लिख लोगे, और लार्ज लेवल की प्रॉब्लम लिख लोगे। क्लियर है? एक्शन के साथ क्या लिखोगे आप? प्रैक्टिस करने वाले होगे, और प्रैक्टिशनर मीन्स और इम्प्रूवमेंट लिख लोगे। इमीडिएट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना, छोटे लेवल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। क्लियर है? और एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है, और साथ में 1944 किसके द्वारा? कार्ट लेविन के द्वारा। ठीक है, ये भी लिख लोगे। मैम मैं ये कह रही हूँ कि इतना सारा है रिवाइज करने के लिए, इतना सारा डेली डेली रिवीजन करो। डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार तो रिवीजन करो। मास्टर्स करी है ना आप लोगों ने? सबने मास्टर्स करी है? पूरी पूरी किताबें पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? और 5 क्वेश्चन होते थे सिर्फ। मास्टर्स करके आए हो ना, तो बस ये रखो। 10 यूनिट्स है आपकी। ठीक है, 10 यूनिट्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम को बड़ा समझोगे ना, प्रॉब्लम बड़ी 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 बड़ी, वो सच में ही बहुत बड़ी लगेगी। जितना ज्यादा छोटा छोटा समझोगे ना, वो छोटा लगेगा। 10 यूनिट्स है, कोई बात नहीं। ठीक है, मास्टर्स में मैम 5 किताबें तो पढ़ ही लेते थे हम, तो 5 की जगह अब 10 है। तो अपनी जो आपकी माइंड की जो वो है ना, केबी, जीबी, टीबी, योटाबाइट, जोटाबाइट, उस तरह से अपने माइंड को इंक्रीज करो। जो नेट क्वालिफाइड करते हैं वो मुझसे और आप में से ही निकले। हमारे जैसा माइंड है, हमारी जैसी आंखें, मीन्स ह्यूमन बीइंग है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपकी तरह मेरी तरह ही है, ह्यूमन बीइंग है। और हो सकता है कि हमसे भी ज्यादा, मैं अपनी बात बताऊं, मैं खुद बहुत एवरेज स्टूडेंट, बहुत ज्यादा एवरेज। मेरा कोई ऐसे नहीं था कि 70s 80s 90s में, बहुत एवरेज। ये रखो 50% 60%, बस इतना, 60 तक, इससे ज्यादा नहीं कभी आए। फिर भी नेट क्वालिफाइड किया, वो भी 2 टाइम। क्लियर है सुनीता जी आपको? मैम मुझे तो लगता है कभी कभी कुछ नहीं पढ़ा। ये तो देखो सबको लगता है, ये तो कोई यूपीएससी की तैयारी करेगा उसको भी लगेगा, ये तो जब आप पेपर देने जाओगे तो भी लगेगा। इसका तो मैं कोई वो क्योंकि ये लगना भी चाहिए। अब देखो हमारी तो नॉलेज ना इतनी सी है, अगर हम नेट की बात करें, पूरे पूरे अगर आप देखो पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा। तो हमारी उसमें से ना इतनी सी नॉलेज है सिर्फ हमें। क्लियर है? तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हाँ कि आपको सब कुछ ही आता है। क्लियर है? 10 यूनिट है, मास्टर्स में 5 यूनिट होती थी, 5 किताबें थी, और नेट में आपकी 10 यूनिट आपकी पेपर 1 की, 10 यूनिट आपकी पेपर 2 की है। टोटल आपकी 20 यूनिट्स है। अब आप पे डिपेंड रखता है आप किस तरह से लेते हो इन चीजों को। टफ 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 करोगे तो टफ ही हो जाएगा, इजी इजी बोलोगे तो सच में इजी हो जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली होगा, डेफिनेटली होगा। टाइम लग सकता है नो डाउट, बट होगा डेफिनेटली। सो वेटिंग इज नॉट अ वेस्टिंग ऑफ टाइम। सम टाइम ऐसा होता है कि ठीक है। ठीक है, 8:04 हो गया है। अब प्लीज अंजू जी का, अंजू का क्या मैसेज है? मैम पीएचडी इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं? रिसर्च प्रपोजल अगर आपने बनाया होगा, बस रिसर्च प्रपोजल से और रिसर्च एप्टीट्यूड से, और कुछ नहीं पूछा जाता।
रिसर्च प्रपोजल के अनुसार आपका क्वेश्चन बनेंगे या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछ लेंगे, रिसर्च के प्रोसेस, रिसर्च के स्टेप, या फिर ये क्वाली बताओ, क्वांटी बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी मेथड बताओ रिसर्च का, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर जो आपके सब्जेक्ट, अगर उनका मन होगा कि आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज पूछनी है, वहां से ओनली रिसर्च और आपकी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। और जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये सारे पूछे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइप ऑफ रिसर्च से, सैम्पलिंग से, बाइजनेस पूछ सकते हैं, सैम्पलिंग पूछ सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग क्या है, नॉन रैंडम क्या है, टाइप ऑफ रिसर्च पूछ सकते हैं, कोई भी एक्शन रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, या स्टेप क्या है। मेनली तो सबसे ज्यादा प्रोसेस पूछी जाती है रिसर्च की, जो कि हम पढ़ेंगे अभी आने वाले दिनों में, ठीक है। बाकी आपका सेकंड पेपर और रिसर्च एप्टीट्यूड से पीएचडी में। ओके जी। बीएड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड। मैम, रिसोर्स को और इजी तरीका है कोई समझाने का। अब कौन सा रिसोर्स हेमा जी? रिसर्च बोल रहे हो शायद। रिसर्च, अच्छा। सब्जेक्ट से कितना रहता है? 50% सब्जेक्ट, 50% रिसर्च। सृष्टि जी। मैम, यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू कर दिया ना, जो बीच बीच में बोल रहे हो मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली रिशु जी मैं यही चाहती हूँ, बट कैसे करवाऊँ? ओनली 4 डेज है मेरे पास, आप खुद देखो 4 डेज हैं ओनली, और 4 दिनों में मुझे सब्जेक्ट कवर करवाना है आप लोगों को, इसीलिए बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सके तो खुद लगाओ। अगर मुझे टाइम देते हैं ना सर, 6 डेज या 7 डेज मुझे क्लास मिलती, तो आपको पता है कि 2 दिन तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाती थी, बट अभी ओनली 4 दिन में मुझे पढ़ाना है, तो और दिसंबर में आपके एग्जाम है, इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, पीवाई क्यूज खुद करने पड़ेंगे। मेरे पास अगर आपकी क्लास होती या 2 घंटे क्लास होती, अगर इन 4 डेज में 2 घंटे भी क्लास होती, तो बहुत कुछ मैं कवर करवा देती। कंटेंट बहुत सारा है पेपर 1 का, ये मत सोचो कि छोटा सा है। हाँ, आप उनसे बात करो, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 घंटे भी पढ़ा सकती हूँ, मुझे नहीं कोई इशू। अगर 4 दिन भी सपोज मेरी क्लास हो रही है, तो 4 दिन अगर 2-2 घंटे भी हो जाए तो फिर वेल एंड गुड, तब भी कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। सृष्टि जी, आपके सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन, हाँ 100 क्वेश्चन नहीं, सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके रिसर्च से, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन रिसर्च से पूछता है पीएचडी में, और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछता है, टोटल 100 क्वेश्चन। ओके जी। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है इसमें, पीएचडी के एंट्रांस जो होते हैं। मैम, 4 दिन के बाद आप हमारे लेक्चर नहीं लोगे क्या? वेडनेसडे टू सैटरडे मेरी क्लास की टाइमिंग है, तभी आप लोगों को आज इतनी प्रॉब्लम हुई है रिसर्च को समझने में, क्योंकि 3 दिन का गैप था ना बीच में, उस वजह से फिर माइंड थोड़ा भटक गया होगा आप लोगों का। पायल जी, मैम 4 दिन के बाद हमारा लेक्चर, अच्छा सोशियोलॉजी होता है नेगेटिव मार्किंग पीएचडी में, एंट्रांस में नेगेटिव मार्किंग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ओके। दिल्ली में, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, हिमाचल में तो नहीं है, बट वहाँ पे होगा। अच्छा, पीएचडी का क्या मैं सोच, नेट में अभी ना आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, जाना नहीं है क्या आप लोगों को? हाँ जी। मैम, रिसर्च को समझने का कोई और तरीका है समझाने का? कैसे मतलब समझाने का? आपको समझ नहीं आ रहा है हेमा गुप्ता जी? ये करते, फिर मेथड चेंज करते हैं कल, ठीक है। कल टाइम से क्लास ज्वाइन कर लेना, एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। फिर भी नहीं समझ आता ना आपको, तो फिर कोई और तरीका देखते हैं किस तरह से। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे, लाइक मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन लेकर आएंगे, हेर फेर करेंगे, थोड़ा स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे थोड़ा सा। अभी तो मैंने थोड़ी स्पीड रखी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ताकि आप लोगों की भी स्पीड बने, जो माइंड में जंग जुंग पड़ा है ना कहीं लगा है, वो थोड़ा सा माइंड तेज तेज से चलना स्टार्ट हो जाए। कान जो चुगलियाँ जल्दी जल्दी सुन लेते हैं ना, मीन्स बातें सुननी हो तो फटाफट सुन लेंगे, गाने सुनने हो फटाफट सुन लेंगे, पर जहाँ पढ़ाई की बात आएंगी वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा माइंड को वो चलने में, कानों को चलने में। तो वो चीज़ें मुझे आपकी बढ़ानी है, आपकी स्पीड भी बढ़ानी है, आपकी मेमोरी, आपकी सुनने की शक्ति, आपकी देखने की शक्ति, और आपके बोलने की शक्ति, और आपके सोचने की शक्ति, इन चीज़ों को भी आपकी इंक्रीज करना है। इसलिए मैं थोड़ा सा खुद भी स्पीड में आई हूँ, क्योंकि देखो मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक दिन में 4-4 5-5 यूनिट पढ़ लेती थी। ओके जी। जो आप 10 यूनिट की बात कर रहे हो, एक दिन में 5 यूनिट, दूसरे दिन में 5 यूनिट, बट पहले मेहनत करी है, रिविजन बहुत करा है, एफर्ट बहुत करे हैं, सीटिंग बहुत दी है, इस वजह से ऐसा होता है। आपसे बातें करना अच्छा लगता है।
ये तो सॉन्ग सा नहीं लग रहा, आपसे बातें करना अच्छा लगता है, एक सॉन्ग है ना ऐसा। रिसर्च में बस थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है मैम, प्लीज हेल्प करो। ठीक है हेमा गुप्ता जी, डेफिनेटली आपकी मदद करूंगी। जो मैंने आपको बोला आप एक बार करके देखो, रिकॉर्डेड क्लास देखो और साथ के साथ नोट्स बनाने स्टार्ट करो, ठीक है। ओके जी। सो बाय बाय सभी को, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं। कल सैम्पलिंग कर लेते हैं फिर, ठीक है। सही हो जाएगा, रैंडम नॉन रैंडम का भी आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी जो एक दो टाइप रहता है इसका रिसर्च का, वो भी कर लेंगे कल। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेमा गुप्ता जी आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। कल आपने टाइम से ज्वाइन होना और मुझे बताना एक बार कि आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी, आपको कितना समझ आया कितना नहीं समझ आया, ठीक है। बाकी रिसर्च को एज इट इज आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, जो इसके फैक्ट है वो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, कीवर्ड इसके ऐसे ही याद करने पड़ेंगे और इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगर आप पीवाईक्यूज भी लगाते हो रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो वहां से भी आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। टॉपिक जितने भी मैं आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के टॉपिक करवाए हैं, तो अगर आपके पास बुक्स हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, खुद से लगाओ अभी, ठीक है, खुद से टाइम दो, तो फिर आपको पता लग जाएगा। सैम्पलिंग में मुझे समझ नहीं आता, कल करते हैं सैम्पलिंग, ठीक है। आ जाएगा, समझाने के लिए तो बैठे हैं ना। देखो जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसे ABCD बहुत ज्यादा टफ लगती है। कहीं ना कहीं आपको भी लगी होगी फर्स्ट टाइम, आपने सोचा होगा नहीं पढ़ना, मम्मा नहीं स्कूल जाना, पापा नहीं स्कूल जाना, रोते होंगे स्कूल जाने के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर आज की डेट में आपको ABCD क्या लगता है, यार इतना इजी था, हम ऐसे ही डर रहे थे। बस वही चीज होती है, सब इजी है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। कल को आप लोग बोलोगे इतना इजी था, हम ऐसे ही डर रहे थे। कल को आप लोग स्टूडेंट को पढ़ाओगे और आप लोग ये बात बोलोगे इतना इजी था, हम ऐसे ही डर रहे थे। रिशु जी क्या बोले, थोड़ा हेल्प चाहिए मैम। किस बात में मैम, हमको भी उतना समझ में नहीं आया। ठीक है सियाराम जी, रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेना एक बार, ठीक है। और बस ये रखो कि जैसा ABCD था ना बचपन में, टाइम लगता था, टाइम लगता था, एक दिन सीखते थे, मीन्स की एक साल ही चली जाती थी ABCD में, तो देखा जाए 6 मंथ तो निकल ही जाते थे। उस टाइम तो पहली दूसरी होती थी ना, हमारे टाइम में तो ऐसा था कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ वैसे मैं भी। हाँ पहली दूसरी होती थी, अभी तो बड़ी चीजें आ गई, प्री नर्सरी नर्सरी, ठीक है। प्ले स्कूल्स आ गए अभी तो, उस टाइम तो प्ले आंगनबाड़ी होती थी, वो ऐसी होती थी, मतलब उतना खास नहीं होता था। बट बहुत टाइम लगा मुझे तो ABCD सीखने में, और 100 तक गिनती सीखने में तो मुझे ये रखो कि फर्स्ट की सेकंड या थर्ड में जाके मुझे 100 तक गिनती आई थी नंबर्स, थर्ड में जाके तो बहुत टफ लगा था उस टाइम। अब आज की डेट में आपको पता ही है, 10th करनी बहुत टफ लगी थी कहीं ना कहीं, +2 बहुत टफ लगी थी, ग्रेजुएशन टफ लगी थी, मास्टर्स टफ लगी थी। अब ये तो अलग ही लेवल आ गया मैम। नेट तो फिर ये तो सबका बाप निकला, नेट तो जितना भी आज तक हमने पढ़ा है, फिर जब आपको ये भी आ जाएगा, नेट क्वालिफाइड हो जाएगा, फिर बस फिर ये भी इजी है। ओके, सीखते रहो, हो जाएगा सब कुछ। हम नाम अमृता है हस्बैंड के नाम। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास देखो मत, ईयरफोन है ना कानों में लगा सकते हो, खाना बनाते बनाते काम करते करते, मैं तो ऐसे ही पढ़ती थी सम टाइम, ठीक है। खाना बनाते बनाते काम करते करते, बस सुनते रहो, नहीं देखना मत देखो, सुन लो, ठीक है। MCQ की रिवीजन के लिए इसलिए बोला है, क्लास के अच्छा ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। MCQ की रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अभी देख लो टाइप ऑफ रिसर्च में 3 दिन निकल गया और मैक्सिमम स्टूडेंट को अभी भी समझ नहीं आया टाइप ऑफ रिसर्च। बहुत कंफ्यूज है अभी भी बच्चे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जिनके लिए जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। और 3 दिन हो गए टाइप ऑफ रिसर्च को पढ़ते पढ़ते, तो MCQ की रिवीजन कंसेप्ट के साथ साथ पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी मैं ट्राई करूँगी। ओके, ओके जी। या फिर अगर मेरे पास टाइम हो ना, इतना 4 डेज है, 6 डे 7 डेज भी मुझे मिल जाते हैं ना, या चलो 7 छोड़ो, 6 दिन भी अगर मुझे मिल जाते, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करती।
अब 4 दिनों में तो सिर्फ अभी तक सिलेबस ही कवर करवा पाऊँगी और मैं सिलेबस भी नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि आप लोगों को सिलेबस भी नहीं दिया, क्लियर है? सिलेबस तो मुझे पूरा देना होगा आप लोगों को, ताकि आप लोग रिवीजन कर सको। और आपको पता ही है, आप केवीएस मदान की बुक देख लो, आप अरिहंत की बुक देख लो, जितना कंटेंट मैंने आपको टीचिंग में दिया है, कम्युनिकेशन में दिया है और रिसर्च में दे रही हूँ, इतना कंटेंट आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। आप खुद ही चेक कर लो एक बार और फिर मेरे कंटेंट को देख लो आप लोग। ओके जी, मिलते हैं फिर कल। बाय बाय।